हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों सेट ए हमने करा दिया है और उसके एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए होंगे। सेट बी भी सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों, और मैं आपसे गारंटेड कहता हूं कि 4 सेट यदि आपने पढ़ के चला गया ना, तो मैं आपसे कहता हूं भाई जो फेल होने लायक बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जो 4 सेट पूरा पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर थोड़ा सा यदि आप लोग समझ लेना बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों चतुसंयोजी है, इसमें पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं बच्चों तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पी प्रकार में आपको होल दिख रहा है ना बच्चों, तो इसमें होल की अधिकता होती है, और एन में बच्चों ये आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है बच्चों, बस दो अंतर क्लियर हो गया कि चतुसंयोजी परमाणु में जब त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब चतुसंयोजी परमाणु में पंच संयोजी परमाणु मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। फिर बच्चों पी प्रकार में होल की संख्या अधिक होती है, इसमें बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मतलब यहाँ पर आप देखिए है ना बच्चों, जैसे इस प्रकार के अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाते हैं, इसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं, इसमें अल्पसंख्यक धारावाही होल होते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में एन में बच्चों आपका क्या होगा, एन में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन है। अब मत कह देना सर आपने बोला था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल लिखा है। अरे बब्बुआ, अल्पसंख्यक होल है और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें बच्चों होल की संख्या अधिक है। देखो ना, बहुसंख्यक धारावाही होल है, पी में बच्चों होल है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक होल है, और यहाँ पर बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होगा। नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। अगला बच्चों निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब स्वयं के कारण, जैसे आपके ही घर में फूट पड़ जाए तो आपका बच्चों गड़बड़ हो जाएगा निज अर्धचालक। आपके ही घर में एक व्यक्ति गड़बड़ निकल जाए, और बच्चों जब आपके घर में दूसरा व्यक्ति आकर गड़बड़ करे, वो बाह्य अर्धचालक है। इसलिए हम कहते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्वयं में इनके इलेक्ट्रॉन के वितरतीबी अव्यवस्था के कारण चालन उत्पन्न होता है, तो निज अर्धचालक। और जब बच्चों हमने कहा कि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दो या पंच संयोजी मिला दो तो एन और पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। आंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व होल की संख्या के बराबर होता है। स्वयं के कारण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकला तो है अपनी जगह से, लेकिन वहीं कहीं अंतराकाशी में छिपा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल बराबर है। लेकिन बाह्य अर्धचालक में अभी आप एन और पी प्रकार का अर्धचालक पढ़ा, तो भैया बाह्य अर्धचालक में एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, पी प्रकार में होल की अधिकता होती है, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर नहीं हो सकती, घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, क्यों बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च विभव क्षेत्र से जाने का प्रयत्न करेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों जो आपका धन आवेश है, जो आपका धन आवेश बच्चों निम्न विभव से, निम्न से उच्च की ओर जाता है। निम्न सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। धन आवेश जो है बच्चों उच्च विभव से निम्न की ओर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत आवेश है बच्चों, इसलिए उच्च विभव की ओर जाएगा। हमेशा बच्चों आवेश की बात करते हैं, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जब तक इन दोनों का आवेश समान ना हो जाए, जब तक विभव समान ना हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों उच्च विभव की ओर जाने की कोशिश करता है विपरीत दिशा में। देखो ऋण आवेश विपरीत दिशा में है ना। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? मान लीजिए बच्चों एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक आवेश रख दिया जाए तो एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। बिमी सूत्र याद कर लेना। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसे तो आप लोग किए होंगे, किए हो ना बच्चों, हमने कराया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हमने कराया है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बच्चों यहाँ पर बोला 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित करना है। यानी प्रारंभ में कितना वोल्टेज है बच्चों? प्रारंभ में वोल्टेज है ना बच्चों, कितना है? 11,000। कितना है? 11,000। फिर बाद में बच्चों सेकेंडरी में कितना आ गया? 440 है ना। फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में बच्चों एनपी में कितना है? 8,000। तो हमें एनएस निकालना है। अब देखो बच्चों एक सिंपल संबंध होता है, जैसे हमको एनएस निकालना तो एनएस ऊपर रखेंगे तो एनपी नीचे रखेंगे, इधर बच्चों आपका वीएस ऊपर रखेंगे, वीपी नीचे रखेंगे। वैल्यू पुट कर दो बच्चों 440/11,000 है ना। अब बच्चों यहाँ पे मान रखेंगे 8,000, पक्षांतर होगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब 440/11,000 गुणे 8,000। 0 से 0, 11 चौक 44 और 4 8 32,
320 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा एक फार्मूला है बच्चों। देखो यहाँ पर आप लोग बच्चों, एक विद्युत बल्ब 220 है ना वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाले आरएमएस का मान निकालना है बच्चों। बहुत सिंपल है, आरएमएस का एक फार्मूला होता है बच्चों, आर बराबर पी अपान भी। तो पावर कितना है 200, ठीक है बच्चों, और ये 220, जीरो से जीरो कट गया बच्चों, है ना। अब इसको काटोगे तो 22 का भाग जाएगा, भाग ना पहुंचे दशमलव लगाएं 200 हो जाएगा, 22 नैया से जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग तो बनना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते क्यों? देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाह्य उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर में जाते हैं, तो इनकी प्रारंभिक और अंतिम बिल्कुल एक बंद वक्र बनाता है बच्चों। जैसे बाहर इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये एन है बच्चों, ये एस है, तो ये इस तरीके से चलता है बच्चों, ठीक है, ऐसे। और जब हम बात करते हैं बच्चों अंदर की, तो अंदर जो है एन से एस की ओर चलता है, मतलब ये आपका क्षण चुंबक है। क्या बच्चों? क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक में एन से एस ध्रुव की ओर, और अंदर बच्चों एस से एन की ओर जाता है, मतलब एक बंद वक्र बनाता है। क्या बनाता है? एक बंद वक्र बनाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बच्चों इसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना तो अंत बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती क्यों? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण बच्चों उस पर चाल नहीं बदलता, मतलब एक समान चाल से गतिमान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती क्योंकि आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है बच्चों। यानी जो आवेश पर चुंबकीय बल जो लगता है बच्चों, है ना, सदैव कण के वेग के दिशा के लंबवत लगता है। यानी कण का वेग इधर है तो भैया बल इसके लंबवत इस तरीके से लगेगा। ठीक है, 1 मिनट में आप पढ़ लो। बाकी अगला देखिए बच्चों, परावैंगनिक किरणों के 2 उपयोग, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और फिंगरप्रिंट की जांच करने में। ठीक है, ये 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और फिंगरप्रिंट आदि की जांच करने में। गामा किरणों के 2 उपयोग, कैंसर ट्यूमर रोग के निदान में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित करने के लिए बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया जाए, ये आपका बच्चों ध्रुव यहाँ पे रहता है और फोकस यहाँ पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे और आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। दर्पण के पीछे वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बच्चों, इसके बाद किसी माध्यम का वर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो माध्यम के रंग पर और माध्यम की भौतिक अवस्था पर। 2 कारक याद करना है, माध्यम के रंग पर, माध्यम की भौतिक अवस्था पर। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का समीकरण बच्चों, E बराबर m/c², ये आइंस्टीन का समीकरण है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। बात को समझिए, आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में क्या है बच्चों? जैसे आपके पास कोई परमाणु है, परमाणु में आपका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसमें कुछ ना कुछ बंध बंधे हुए एक दूसरे के पास में है बच्चों, तो यदि हम उनको अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगा। ऊर्जा इसलिए लगेगा क्योंकि उनमें बंध है, तो उसका जो उतना ऊर्जा लग रहा है बच्चों, उनके बीच लगे हुए ऊर्जा को बताएगा, वही आपका बच्चों नाभिकीय बंधन की ऊर्जा होगी। मतलब आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच कितना ऊर्जा लगा हुआ है, इसको तोड़ने से पता चलेगा कि जब हमने इसको तोड़ा तो जितना ऊर्जा लगा तो पता चला इनके पास इतनी ऊर्जा थी, क्योंकि हमने उनको तोड़ा है तो हमें उतना ऊर्जा देना पड़ा है। समझ में आया कुछ? कि भैया ये आपका P और N है, मान लीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच ऊर्जा होगी तो तोड़ेंगे तो ये अलग होगा, और जितना ऊर्जा लगा वही उसका बंधन ऊर्जा कहलाएगा। भाई हमने कहा कि 2 लोग बंध बनाकर बैठे हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए हम एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब उतना एनर्जी उनके पास था, ये चीज़ है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चल कुंडली धारामापी का नामांकित चित्र पूछ देता है, तो चित्र में आप क्या समझाएं भाई? चित्र बनाना सीख लेना। धारामापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हो बच्चों? धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? फेरों की संख्या अधिक हो तो सुग्राहिता बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक हो, दोनों चीज अधिक हो तो धारामापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। सुग्राहिता मतलब बच्चों दक्षता। ठीक है, या कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो, या निलंबन का ऐंठन बला गुण हो, बच्चों ये धारामापी है।
ये धारा मापी है, ठीक है। इसमें जो कुंडली है फेरों की संख्या अधिक हो, ठीक है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक हो, ठीक है। तो इसकी पावर जो क्षमता है, जो दक्षता वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कुंडली में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है जैसे पेन है तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कहलाएगा, तो अधिक होना चाहिए। निलंबन तार या स्प्रिंग का ऐंठन बल युग्म भी बच्चों कम होना चाहिए, ठीक है। ये ऐंठन बल यहाँ पर ये जो आपका ऐंठन होगा तार में वो कम होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते बच्चों। स्थायी व्यतिकरण की शर्तें, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थायी व्यतिकरण की शर्तें बच्चों, दोनों तरंगों को समान कला में होनी चाहिए। अध्यारोपण करने वाले दोनों तरंग की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। यदि तरंगे ध्रुवित है तो दोनों के ध्रुवण तल समान होने चाहिए। बच्चों व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण की शर्तें इतना महत्वपूर्ण है, अंतिम समय में जो बच्चा इसे नहीं पढ़ेगा तो पछताएगा, ठीक है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा कि जब मान लीजिए प्रकाश किरण, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें डायग्राम ऊपर से बना, मैं नीचे से बनाऊंगा। देखना बच्चों, ये आपका अभिलंब हो गया, ये तल हो गया। यहां से प्रकाश किरण जा रही थी, अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन जैसे ही आपतन कोण को थोड़ा बढ़ाया तो ये जो बच्चों ये 90 डिग्री पर हो गई, और थोड़ा और बढ़ाया तो ये पुनः वापस आ गई। तो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण कब बनता है बच्चों? क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा तब ये क्रांतिक कोण होगा। और थोड़ा सा, जैसे भाई ये पहले था तो ऐसे गया प्रकाश किरण, थोड़ा और हमने बढ़ाया तो ये 90 डिग्री पर हो गया। तो जिस आपतन कोण पर 90 डिग्री कोण बनता है वो आपका क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक बढ़ाया तो ये पुनः अपने उसी मार्ग पर वापस आ गया, ठीक है। यानी प्रकाश किरण जा रही थी और पुनः उसी मार्ग पर वापस आ गई। तो ये परिघटना पूर्णांतरिक परिवर्तन है। मतलब जैसे ये सघन है, नीचे विरल है, उल्टा है। तो बच्चों यदि क्रांतिक कोण से इसका मान अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो बच्चों ये प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन कहलाता है। इनकी शर्तें क्या है? किरण सघन से विरल में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। मैंने कहा ना, क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण वो है बच्चों, जैसे प्रकाश किरण जा रही है, क्रांतिक कोण का मतलब है अपवर्तन कोण यहाँ पे 90 डिग्री बनाए। प्रकाश किरण यहाँ से चली और ऐसे अपवर्तित हो गई, तो जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री तो क्रांतिक कोण होता है। इसको थोड़ा और अधिक बढ़ाया तो प्रकाश किरण पुनः उसी वापस मार्ग पर आ जाती है। ये बच्चों आपका क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन है। फोटान की 3 विशेषताएं। देखो बच्चों, फोटान में जो इनका वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है लगभग, है ना, सीधी रेखा में गमन करती हैं, है ना बच्चों। फोटान का स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। नोट कर लेना, 3 विशेषताएं आपसे आसानी से बन जाएगा। आपसे कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव, अरे सर प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए आपका धातु है, धातु पर परावैंगनिक किरणें आपतित हो रही है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लग जाए, यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है। यानी किसी धातु पर परावैंगनी या उससे कम तरंगदैर्घ्य का दृश्य प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना होने लग जाती है। यह जो बच्चों प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। मतलब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होती है तो धातु की सतह से क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। यह आपका प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर बच्चों आप नोट डाउन कर लें, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ठीक है। इसका फार्मूला 1/2 mv² बराबर hv - phi, ठीक है बच्चों। इस आधार पर आइंस्टीन ने अपना व्याख्या किया था। चलो, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर मैंने करा दिया था, अंतर की सीरीज में मैंने बहुत बेहतरीन करा था बच्चों। विद्युत वाहक बल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आपको तैयार करना है। देखो विद्युत वाहक बल होता क्या है? जैसे आपको बच्चों है ना, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में जो विभव का अंतर है, विभवांतर मतलब अधिकतम मान विभवांतर, वो आपका विद्युत वाहक बल है। लेकिन ये विभवांतर भाई क्या होता है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोडों पर अधिकतम कितना विभवांतर है बच्चों, इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल बताता है। लेकिन किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर होता है। विभवांतर का मान
विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है और विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। इसका मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, इसका बच्चों प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसका उपयोग यंत्र जैसे डायनेमो सेल आदि में करते हैं। इसका उपयोग 2 बिंदुओं के लिए करते हैं बच्चों, ठीक है, 2 बिंदुओं के लिए, है ना। तो ये चीज़ आप लोग तैयार कर लेना। बाकी ये जो लंबा क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत, आप बस इतना कर लेना, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत और शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे समझाने में समय लगेगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग फैराडे का द्वितीय नियम प्रथम नियम पढ़ लो। फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो चुंबकीय फ्लक्स में जारी रहने तक बहती है। कहने का मतलब जैसे बच्चों किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आप सबको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कब तक रहता है? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखो फैराडे साहब ने ये बताया कि हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन इसका अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा नियम यह था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मतलब ये बच्चों जैसे आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। दर की बात करें तो ये हो गया दर समय के साथ। अब बच्चों विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। ये चीज़ है फैराडे का द्वितीय नियम कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा। यानी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दर और परिवर्तन में अंतर होता है बच्चों। जैसे बोला गया कि किसी क्षण मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, कुछ समय बाद φ2 हो गया, तो परिवर्तन यदि हम बोलेंगे परिवर्तन तो कहोगे सर अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, लेकिन परिवर्तन की दर हम बोलेंगे बच्चों, परिवर्तन की दर, जब दर बात करते हैं बच्चों तो दर समय के साथ होता है। क्या होता है? समय के साथ। क्या होता है? समय के साथ। तो परिवर्तन की दर, ये जो विद्युत वाहक बल है बच्चों, वो परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है ना। जितना ज़्यादा आपका समय के साथ, है ना, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के साथ बच्चों, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये आपके फैराडे का द्वितीय नियम। समानुपाती हटाएंगे तो एक के नियतांक लग जाएगा। जहाँ बच्चों के एक नियतांक है, SI पद्धति में इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसको हम बच्चों डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं अल्प के लिए, और बहुत ही कम समय हो तो लिमिट लगा दो, खत्म कहानी, dt अपॉन डी फाई अपॉन dt हो जाता है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये देखो भाई साहब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो इस चैप्टर में और मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों। ये आपको पढ़ लेना है, ये उत्तर लेंस के लिए इसे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कल कहना देना भैया कि सर आपने बोला था हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, उत्तर लेंस के लिए इसे आप पढ़ लेना बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, है ना, उस स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, ले लो, अब समय कम बचा हुआ है। फिर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसे आपको पढ़ना है। सर्च कर लेना, रात में शिव कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा चैनल बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना बच्चों। ठीक है, गास के नियम से कूलाम का नियम पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र मैंने आज ही कराया था, 5 मिनट लगा था, 5 से 6 मिनट में बच्चों। तो ये हमारा सेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, जो समझाने योग्य वो समझा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, बाकी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किससे नहीं बनेगा कि भाई अल्फा कणों की पतले स्वर्णपात पर अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाए, और बच्चों बहुत कम मात्रा में अपने मार्ग पर वापस आ गए। इसके पीछे रीजन क्या है कि अधिकांश भाग खोखला था, इस कारण सीधे निकल गए, है ना। बीच में धनावेश है बच्चों, इसलिए वो विचलित हो गए, है ना, और कठोर होने के कारण अपने मार्ग पर वापस आ गए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खोज किसने की? तो भाई वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने ही किया होगा, सही है कि नहीं। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज रदरफोर्ड ने की। दूसरा नंबर है नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मध्यकों के नाम लिखिए। नाभिकीय विखंडन पर आधारित युक्त जिसमें रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। यानी एक संयंत्र बच्चों, है ना, जहाँ पर हम नाभिकीय विखंडन पर आधारित ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
न्यूट्रॉनों की गति के मंद करने के लिए ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक की भांति प्रयोग करते हैं। यानी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तो न्यूट्रॉन को कम करना होता है, तो बच्चों हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों के लिए जितना भी हो सकता है वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करता रहूँगा। आप लोग निश्चिंत रहें, बढ़िया तैयारी करते रहें। बाकी बच्चों है ना, निरंतर हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, और आप भी करेंगे तभी हो सकता है कोई भी चीज़ हुए। जैसे फिजिक्स में हम निरंतर आप लोगों के लिए क्लास दिए हैं, और बायोलॉजी भी आएगा, फिर आपका केमिस्ट्री भी आने लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। केशव सिंपल पेपर का बहुत बड़ा श्रेय है आप लोगों के लिए बेहतर स्कोर के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।